ऑल्टरनेटिंग करंट में आज हमारा टॉपिक है फेसर डायग्राम। व्हाट डू मीन ऑफ फेसर डायग्राम? देखो, इसमें क्या होता है कि हम करंट और वोल्टेज को जो है ना वेक्टर मानते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को। ठीक है कि भाई वो जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था कि लीड करता है, कभी करंट लीड करता है, कभी वोल्टेज लीड करती है। तो उसी लीडिंग और लैगिंग को वेक्टर के टर्म्स में समझाने के, वेक्टर से क्या होता है, हमको रिजल्टेंट निकालना आसान होता है। ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्ट करना आसान होता है, इसलिए हम उसको वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं। तो द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज वेक्टर along the phase angle between them is called the phasor diagram। ठीक है, अब करंट और वोल्टेज को दो अलग अलग वेक्टर मान के हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टर पढ़ेंगे, फिर इंडक्टर पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे और फिर इनके कम्बिनेशन सर्किट पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सारे एक साथ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एसी थ्रू रेजिस्टर। एसी थ्रू रेजिस्टर का मतलब समझ गए, करंट अगर हम एसी करंट हम रेजिस्टेंस में अगर क्रॉस करें, ठीक है, तो क्या होगा। अब हमको पता है कि वोल्टेज का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अगर आर से डिवाइड कर दूं मैं इसको तो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई आर, वी मैक्स बाई आर, वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। वी मैक्स बाई आर जो है हमारी टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ये तो आई मैक्स है, ठीक है ना, इनटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखो पिछली टर्म्स में देखा था कि v इज गिवन बाय v को समझो तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा और I है आई नॉट साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब दोनों का ओमेगा टी है, तो थीटा में सेम है ना। मैंने आपको याद है लास्ट टॉपिक में बताया था कि अगर प्लस कुछ एंगल हो, ओमेगा टी में कुछ फाई एंगल हो, प्लस हो या माइनस हो, तब तो वो है फेस में। अदरवाइज अगर दोनों में ही अगर ओमेगा टी है तो कोई भी फेस में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेस में रहते हैं, आगे पीछे नहीं रहते हैं। ओके, एक बात। दूसरी बात समझो, रेजिस्टेंस कोई वैल्यू होगी, ध्यान से समझो, रेजिस्टेंस कोई वैल्यू होगी पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। और इसको किसी भी नंबर से अगर मैं डिवाइड करूंगा, अगर v को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये आंसर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो I मैक्स होगा वो इस वैल्यू v मैक्स से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसको मैं ग्राफ में समझाऊं और बनाना शुरू करूं तो मैं कुछ ऐसे ही बनाऊंगा कि वोल्टेज का ग्राफ साइन थीटा का है। ये बात हमको समझ में आती है ना। देखो, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ये हमने बना दिया। v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा, ये साइन थीटा ग्राफ है और ये मैक्सिमम वैल्यू। करंट भी वही पैटर्न पे चल रहा है, साइन थीटा, लेकिन इस आई मैक्स की वैल्यू वी मैक्स की वैल्यू से थोड़ी छोटी जरूर होगी। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा नीचे प्लॉट कर देंगे। ग्राफ में समझ में आ गया। अब इसको वेक्टर में कैसे समझाते हैं, थीटा मतलब क्या होता है समझ गए, ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर v जो है ये v मैक्स है, ठीक है ना, तो I मैक्स क्या होगा, इससे थोड़ा सा नीचे, तो ये I मैक्स हो गया। ठीक है, किसी एंगल पर थीटा, ओमेगा टी है ना, v इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये है इसका फेसर डायग्राम। पहले फेसर डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका एवरेज पावर का कंसेप्ट बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज पावर। देखो, पावर क्या होता है, v इंटू वाई, पावर होती है v इंटू वाई। तो आप इस बात को देखो, पावर होता है v इंटू वाई और v इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट आई नॉट, मतलब आई नॉट बोलूँ या वी मैक्स आई मैक्स बोलूँ, वी नॉट वी मैक्स आई मैक्स बोलूँ या वी नॉट आई नॉट बोलूँ, एक ही बात है। साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, समझो मेरी बात को। देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना,
अब इसको हम कैसे लिख देते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कुछ नहीं, हम उसको केवल हम स्टाइल चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा तो इसे मैं कैसे लिख दूंगा, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो वी मैक्स आई मैक्स 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। डन। अब इसे अलग अलग लिख लो, एक टर्म हो जाएगी क्या, वी आई एम बाई 1/2, ये लिख दिया हमने, और दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या रहेगी आपके पास, ये क्लियर, दूसरी क्या रहेगी, बी एम कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, बी एम आई में कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। डन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर ध्यान से समझो, छोटी छोटी बातें कनेक्टेड हैं। देखो वी मैक्स और आई मैक्स ये तो कांस्टेंट वैल्यू, ये तो बदल नहीं रही है, ये तो फिक्स है ना, ये तो नहीं बदल रही है। बदल कौन से रही है, ये कॉस थीटा वाली टर्म, तो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये है वेरिएबल पार्ट। अगर आपको एवरेज पावर पूरे सर्किट की निकालनी है, पूरी इक्वेशन की निकालनी है, पूरी वेव की निकालनी है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। ठीक है, और हमने कुछ समय पहले जब हमने आरएमएस वैल्यू वाला टॉपिक निकाला था तो हमने देखा था कि cos 2 ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेट करते हो, cos 2 ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेट करते हो तो वो आपकी वैल्यू आती है बेटा 0। ठीक है, जब आपने इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, यू विल गेट एन वैल्यू ऑफ 0। तो नेट आंसर क्या रह जाएगा, नेट आंसर आपके पास जो आएगा वो ये आएगा, बी मैक्स आई मैक्स। तो एवरेज पावर आ गई बी मैक्स आई मैक्स। ठीक है, अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, रूट इंटू रूट। ठीक है ना, रूट टू इंटू रूट। वी मैक्स अपॉन रूट क्या होता है, याद है, वी आर एम एस। आई मैक्स अपॉन रूट 2 कितना होता है, आई आर एम एस। इसलिए मैंने आपको बोला था कि रूट 2 अपॉन में कर लिखा होगा ना, याद रखना। तो इसका मतलब कि एवरेज पावर निकालें तो वो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू वाई आर एम एस। टर्मिनोलॉजी क्लियर, समझ आ गई मेरी बात। तो एवरेज पावर फॉर द एसी सर्किट इज आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। अब बात करते हैं इंडक्टर की। देखो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक ऐसा एक कॉइल है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जब ऑल्टरनेटिंग करंट इस कॉइल से पास करेंगे तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो लगातार चेंज होता रहेगा ना। एसी करंट में तो लगातार जो वोल्टेज है वो यूं ऐसे चलती रहती है, तो उसमें ही बदलता रहेगा। और इसी वजह से कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी बदलेगी। जब ये बदलेगी तो होगा क्या, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा कॉइल के बीच में, और ये जो इंड्यूस पोटेंशियल डेवलप होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फैराडे के सेकंड लॉ के अनुसार इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कितनी स्पीड से या तो करंट बदल रहा है या कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रही है। अब अगर मान लो कि ओमिक रेजिस्टेंस है नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये प्योर इंडक्टर है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो देन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जितनी पोटेंशियल डिफरेंस और जो इंड्यूस, जो मतलब उसकी वजह से जो वोल्टेज के बदलने की वजह से जो कॉइल के अंदर एक नई वोल्टेज डेवलप हो रही है, वो उतनी ही होगी जितनी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, उसमें एक रिवर्स वोल्टेज डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसके अंदर अगर उसमें वी मैक्स अगर मैक्सिमम वोल्टेज अगर होती है तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। फैराडे के हिसाब से वोल्टेज उस हिसाब से क्या प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी इक्वल टू
L इंटू डी आई बाई डी टी. वट इज L? L इज ए कॉन्स्टेंट. L इज ए कॉन्स्टेंट. ठीक है, इस कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया हमने इंडक्टेंस. ठीक है, चेंज इन, और ये डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वोल्टेज एट एनी स्टेज इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी. और यहाँ हमने पढ़ा V एट एनी स्टेज तो होता है V नॉट साइन ओमेगा टी. हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया. तो हमारे पास दो चीज़ें थी. ठीक है, एक V मैक्स, ठीक है, और दूसरी V इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी. अब बस यही एक मेन बात है. अगर आप ये दोनों को इक्वेट करते हो तो L इंटू डी आई बाई डी टी, L इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, देखो पहले क्या हो जाएगा, L इंटू डी आई बाई डी टी हो जाएगा आपके पास V मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी. V मैक्स भी लिख सकते हो, V नॉट भी लिख सकते हो. तो डी टी क्रॉस होकर उधर चला गया तो क्या बच जाएगा, ये वाला डी टी क्रॉस होकर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी डी टी. लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एल डी आई. ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो एल डी आई का जब इंटीग्रेशन होगा, देखो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनिशिएट कर देता हूँ, शुरू कर देता हूँ प्रोसेस को. एल डी आई इज इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी डी टी. ठीक है, अब इसको अगर आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो L तो बाहर आ जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I. देखो ये लिखा हुआ है एल आई. ठीक है, क्लियर, एल आई. वी एम बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और वी एम बाहर आ गया. इस तरीके से मेरा आई क्या निकला, आई निकल गया आपके पास वी कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा इंटू माइनस. यहाँ तक टर्मिनोलॉजी क्लियर है. डन. तो करंट आ गया आपके पास माइनस वी ओमेगा टी साइन ओमेगा टी. ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है. तो ध्यान से समझें, ये V अपॉन समथिंग है ना. तो एक किस्म से ये R रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा होगा ना. और जब ये वाली जो टर्म होगी, ये वाली टर्म, ये I मैक्स होगी, तो I मैक्स होगी V मैक्स अपॉन ओमेगा L. इस ओमेगा L का हमने एक स्पेशल नाम दे दिया XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस. ठीक है, अगर मतलब आसानी से, अभी इनिशियली बात बोल रहा हूँ, जनरल में नहीं समझना, लेकिन समझने के लिए एक किस्म से जब इंडक्टर सर्किट होगा तो ओमेगा L उसकी रेजिस्टेंस होगी. ठीक है ना, पर यहाँ रेजिस्टेंस वर्ड नहीं बोलना है. यहाँ हमारे लिए वो टर्मिनोलॉजी क्या है, हमारे लिए वो टर्म है इंडक्टिव रिएक्टेंस. डन, कोई दिक्कत तो नहीं है. अच्छा, तो अब ये जो आई मैक्स वी मैक्स अपॉन ओमेगा एल था, इसे मैं क्या लिखूँ, आई मैक्स लिखूँगा ना. ये वाली टर्मिनोलॉजी होगी आई मैक्स और कॉस ओमेगा टी. अब मेरा जो याद करो, आपकी जो वोल्टेज थी, वो वोल्टेज किस कर्व के हिसाब से दी थी, मतलब किस फंक्शन के हिसाब से दी थी. वोल्टेज थी आपकी साइन थीटा फंक्शन के अनुसार. समझ रहे हो. लेकिन अब यहाँ पर आ गया है कॉस थीटा, मैं इसको साइन थीटा करना चाहता हूँ. ठीक है, तो अब बेसिक टर्मिनोलॉजी में जाएंगे. हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 90 करूँगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, समझ गए. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बताऊँ आपको. ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे को माइनस
और कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, और माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा। समझ गए मेरी बात को? सॉरी, थीटा माइनस 90 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? देखो मैं आपको बेसिक आपका 11th क्लास याद करा देता हूँ। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है। और साइन अगर मैं बोलूँ थीटा माइनस 90 हो जाए तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। डन? ये बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर हमने क्या करा ना, यहां हमारे पास लिखा हुआ है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। समझ सकते हो कैसे लिखूंगा मैं इसको? साइन थीटा माइनस 90। अब इस टाइम थीटा कौन है? थीटा है ये वाला ओमेगा टी, ये थीटा है। तो क्या लिखोगे इसको? कैसे लिखेंगे? साइन थीटा माइनस 90, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही लिखेंगे। आई मैक्स है, देखो जो यहाँ लिखा था आई मैक्स, वही आई मैक्स यहाँ लिखा हुआ है। बस कॉस थीटा की जगह आपने ये टर्मिनोलॉजी लिख दी। कोई मुश्किल तो नहीं है। अब आपने यहाँ ये देखा कि करंट को भी आपने यहाँ करंट को भी साइन थीटा के ग्राफ में के हिसाब से ही आपने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, देखो कि अब यहाँ टर्मिनोलॉजी आ गई आपके बच्चे, जो आपकी बात थी लीडिंग और लैगिंग की। देखो साइन थीटा वोल्टेज का ग्राफ कैसा था? वोल्टेज का बेसिक फंक्शन कैसा था? वोल्टेज का बेसिक फंक्शन था साइन थीटा, ठीक है। और करंट का फंक्शन आ गया साइन थीटा माइनस 90। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि करंट जो है, करंट, अच्छा आपको भी यहाँ लीडिंग लैगिंग नहीं समझ आ रहा होगा, चलो मैं आपको एक और तरीके से, बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो आप एक बात को समझो, आप थोड़ी सी विजुअलाइज करो इस बात को। यहाँ पर जीरो डालो, यहाँ ज़ीरो डालो, तो बताओ जब थीटा ज़ीरो होगा तो वोल्टेज क्या होगी? साइन ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो पोर्शन हो जाएगा तो वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम करंट कितना होगा देखोगे? यहाँ ज़ीरो डालो, ज़ीरो तो हुआ जब टाइम ज़ीरो था, तो ये हो गया साइन माइनस 90, ठीक है। साइन माइनस 90, साइन 90 कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो मतलब कि नेगेटिव में चली गई वैल्यू, मतलब वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट माइनस 1 है। वोल्टेज जीरो है, लिखूँ मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, वोल्टेज जीरो है और करंट जो है वो माइनस 1 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मानो कि ये वाला ओमेगा टी 90 हो जाता, साइन थीटा 90 हो जाए, तो साइन थीटा अगर 90 हो जाएगा, ये वाली टर्म, जब ये वाली टर्म 90 हो जाएगी तो ये वी मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो वोल्टेज ये पूरा 90 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने थीटा के हिसाब से लिखा है नहीं, जब थीटा ज़ीरो था तो वोल्टेज ज़ीरो थी और करंट माइनस 1 था जब थीटा ज़ीरो था। अब थीटा आ गया आपके पास 90। अब वोल्टेज कितनी हुई? वोल्टेज तो हो गई वी मैक्स, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? ये थीटा आपने 90 कर दिया तो साइन 90 1 होता है, तो v इज इक्वल टू वी मैक्स आएगा। उस टाइम करंट कितना होगा वो इस ग्राफ में जाओ, इस इक्वेशन में जाओ, देखो ये 90 होगा तो 90 माइनस 90 ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब उस समय करंट जो है वो ज़ीरो होगा। तो अब आप समझ रहे हो कि करंट वोल्टेज जो है वो आगे आगे चल रही है, ज़ीरो था तो माइनस 1, वोल्टेज आगे आगे चल रही है। तो वोल्टेज 0 पे तो 0, 1 पे 1, तो वोल्टेज तो ऐसे से चल रही है। लेकिन उस टाइम करंट कितना था? देखो ध्यान से, थीटा 0 था तो करंट था माइनस 1, इसका मतलब करंट है माइनस 1। और जब थीटा 90 था तो करंट है 0, करंट है 0। तो ये ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। जब आगे जाएंगे तो दिस विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। बात समझ में आ गई?
तो अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स द करंट एंड ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है, अब आप यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएगा कि वोल्टेज यहाँ 90 पे पहले ही पहुँच चुकी है, करंट तो चलना शुरू किया है। ठीक है, समझाइए मेरी बात। कई बार हमको बात जो है ना यहाँ से समझ में नहीं आती है, लेकिन यहाँ से तो समझ में आ रही है, जहाँ दोनों रेफरेंस लाइन पे। समझ गए बात को? तो ये रेफरेंस लाइन पे है, रेफरेंस लाइन सारी डिस्टर्ब, रेफरेंस लाइन को समझा करो। ठीक है, डन, बात समझ में आ गई। तो अब हमने यहाँ पर यही चीज़ बच्चों, अब ध्यान से देखो, डन, क्लियर हो गया, ये ग्राफ यही बना हुआ है। ठीक है, चलो अब ये ओमेगा टी लिखो या थीटा लिखो, बात एक ही होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ही होता है। डन। अच्छा, अब बात करते हैं फेस एंगल की। फेस एंगल की ये होता है फेसर डायग्राम का टॉपिक चल रहा है ना हमारा, फेसर डायग्राम का ये टॉपिक होता है। देखो अभी वोल्टेज जिस एंगल पर भी है, V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, और V जो है इज इक्वल टू, देखो V का ग्राफ क्या था, V इज इक्वल टू क्या था आपके पास, V इज इक्वल टू था V मैक्स साइन थीटा, थीटा था ओमेगा टी। तो एट सम एंगल देखो ध्यान से, ये वाले एंगल पे ओमेगा टी पे वोल्टेज की कोई वैल्यू है, मैक्सिमम भी होगी, लेकिन यहाँ अभी किसी टाइम इंटरवल पे है। उस टाइम करंट की क्या पोजीशन थी, याद करो, करंट था I मैक्सिमम इंटू साइन, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या था, ओमेगा टी माइनस 90, तो साइन ओमेगा टी माइनस 90, मतलब ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो आप यहाँ से पहले क्या करोगे, डायग्राम बनाने के लिए पहले तो आप इस वोल्टेज को ऐसे बना लोगे, बना लिया ओमेगा टी के एंगल पे। ठीक है, ओमेगा टी का एंगल यहाँ से लेना एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लेना पीछे की तरफ, 90 डिग्री का, डन, 90 डिग्री एंगल लेना और फिर उसको ऐसे ज्वाइन कर देना, डन, बात समझ में आ गई। यही तरीका बना रखा है। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो उस टाइम ये तो हमने जो कंडीशन बताई है आई मैक्स बता दिया आपको। और ये लाइन आपको छोटी ही दिखानी है, ये देखो ये थोड़ी सी छोटी दिखी हुई है, ये बड़ी लाइन है, वोल्टेज बड़ी होती है ना, करंट थोड़ा सा छोटा होता है। डन, क्लियर, फेसर डायग्राम समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आपने इस वीडियो के अंदर रेजिस्टेंस का फेसर डायग्राम देखा और इंडक्टर का फेसर डायग्राम देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर वाला करेंगे। डन, गुड।